क्या हुआ जी, इधर जगह नहीं है क्या? खुश रहिए खुश रहिए। अरे हम अभी हॉल नंबर 2 में ही है जी। कहाँ तक समझाए थे? बाबू बैठ जाओ थोड़ा आगे से, वहां कहीं कहीं सेटल। बीच में आप लोग नहीं खड़ा रहा कीजिए। वो रात में हम खाना नहीं खाते इसलिए इस समय गुस्सा ही नहीं आ रहा है। तो अभी तक बहुत तेज डांटे रहते। दमे नहीं है। हम भूल गए थे रात में खाना खाना। क... इसलिए आज हम डांट नहीं रहे, दमे नहीं लग रहा है, डांटे कैसे? चले बैठ जाओ। मोटा भाई, तुम तो यार 2 आदमी के बराबर अकेले ही हो। मैप में एडमिशन जो चार्ज रहेगा 2 तरह का रखिए, एक 200 में पतले लड़कों का और 300 में मोटे लड़कों का। बताइए। चलिए मटेरियल आप लोग ले लिए बाबू। मेरे 4 लड़के लोग की वजह से पीछे 40 लड़के डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको खड़ा होना है तो पीछे खड़े हो जाइए, नहीं तो आगे आके बैठ जाइए। आगे आ जाओ ना, जाओ आगे आ जाओ। उधर से निकल जाओ और कहीं कहीं सेटल हो जा। सब लोग को गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन वाले लोग, लाइव सेंटर सब गुड मॉर्निंग। जमुई बैठी है, पीला पीला टी शर्ट। जल्दी जल्दी कहीं सेटल हो जाए, फिर चालू करते हैं हम लोग नक्शा। हाँ, बेंच खाली है, जाओ वहां देखो पीछे। पीछे खाली एक बेंच, जल्दी जाओ जल्दी। मोटा भाई तुम भी, खाली है वहां पे। सब लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। भागलपुर, जहानाबाद, जल्दी जल्दी बैठिए आप लोग। ये कौन बेवकूफ है सब यहाँ पे? जल्दी जल्दी नीचे, जगह नहीं है यहाँ, हल्ला होता है। जम्मू कश्मीर के बारे में समझा रहे थे। सब लोग अपना अपना मटेरियल या एटलस वगैरह जो है खोलिए लोग जम्मू कश्मीर का। जिनके पास एटलस नहीं है, किसके पास एटलस नहीं है? ये रखिए अभी यहाँ पे। अरे तू लोग करमफोर लोग, कब खरीदेगा लोग एटलस? ये मार्कर भी, मार्कर मार्कर। हाँ, और नया वाला एटलस किसके पास है? हाँ यही है यही। देखो भाई, लाइव वाले लोग सब लोग देखेंगे। ये है स्कूल एटलस। सबके पास एक स्कूल एटलस होना चाहिए। हाँ। ए बाबू, तुम लोग को कितनी बार समझाए, अपना बुद्धि नहीं है। 4 खड़े हो लोग पीछे, 40 डिस्टर्ब है। अब सभी सबको समझे में नहीं आता है। समझा समझा थक जाओ। ये क्या कर रहा है? कोई टीचर आपको कुछ बोल रहे थे। अरे यार, टीचर के पास एडमिशन नहीं होता है तो दूसरे को बोलने लगता है। जो लो, छोड़ने दो एप्लीकेशन वाला। आप टेंशन नहीं लीजिए बाबू।
कोई बेचारा एप्लीकेशन पे कर रहा है कि सर आपको एक टीचर कह रहे थे पता नहीं क्या क्या। वो जब जब टीचर लोग में एक खराबी होती है ये सब चीज, अपना एडमिशन नहीं होगा ना दूसरे को करिया दो। भाई देखिए ये बात हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास कुछ बहुत बड़ी खराबी है। एप्लीकेशन पे 11 लाख लड़के हैं, फोन उठाने वाला कोई नहीं है। यहां पर लड़के इतने हैं, बैठने के लिए जगह जल्दी नहीं रहता है। ये सब थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन एक चीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो है पढ़ाई। बाकी चीज की हम गारंटी नहीं लेते। चलो भाई देखो यहाँ पे ये कौन सा है, ये आप सब लोग लेंगे। ये सुगा कलर का आप लोग को हाईलाइटर लेना है। सुगा कलर के अलावे अगर कोई लिया तो थूर थार देंगे हम। कौन सा कलर लेना है? सुगा का। लड़की लोग को बीच में ये काला कलर का खरीद लेती है सब। जो जगह बोलेंगे उस पे इस तरह से सुगा कलर का ही मार्कर को इसे रंग देना है। समझ में गया कि नहीं आ गया? ध्यान देना है, या तो सुगा कलर का, सुगा कलर या ब्लैक कलर कोई नहीं खरीदेगा, बंद हो जाएगा उसके ऊपर। श्रीनगर के ऊपर लगाएंगे बंद हो जाएगा श्रीनगर। सुगा कलर का हाइलाइटर, एक ये एटलस। मटेरियल आप लोग ले लिए होंगे। मटेरियल कितने लोग के पास नहीं है? अभी भी बचा है सभी सब। तो क्या कर रहा है लोग? तुम लोग जनगणना के काम में आएगा लोग। न किताब है, न मटेरियल है, न कुछ है, तो क्या लिया है सब? इसमें आप अब तो कुछ कुछ चीजों को ध्यान से देखना है। पेज नंबर 10 जम्मू कश्मीर खोलेंगे लोग, जिनके पास नहीं है अगल बगल में देखेंगे लोग। ए सामने देखो लोग, कौन सी बतिया रहा है? हाँ? ये सब लोग ध्यान से देखिए। सब लोग जम्मू कश्मीर का नक्शा खोलेंगे लाइव सेंटर में। सब लोग खोल दिए नक्शा। जिसके पास नहीं है अगल बगल में देखिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। पकड़ो, किसका भाई? देखिए बाबू, इधर देखो सब लोग। अब फर्स्ट क्लास है, ध्यान से समझो। लड़की लोग बतियाना कम करो, लगा सबका बातें खत्म नहीं होता है। देखो कितना शांति हुआ। सवाल पूछो ना अभी लड़की से, कोई क्वेश्चन पूछो अभी वहां पे। कोई दर्रा से क्वेश्चन पूछ दो कोनो, तो ऐसा जवाब दे कि वही जरा जगह जो जिला दर्रा यार हुए का बतिया हुए खत्म हो जाएगा। हल्ला करने को बोलो 80 डेसिबल पे बोलती है सब। कोई भी नक्शा जो है उसका लेफ्ट साइड जो है, कौन सा? लेफ्ट साइड। इसमें अजीब तरह का पोतपात दिया होगा, रंग। इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले आपको अपने दाहिना साइड, राइट साइड का नक्शा पढ़ना है। ये वाला नक्शा, इसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप उस मैप को कहते हैं जिसमें बोका से बोका लड़का उसको पढ़ सकता है, उसको आराम से दिख जाएगा। बकलोल भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर कहां से शुरू और कहां से कहां से खत्म हो गया। तो जो नक्शा दाहिनी साइड में है उसे पॉलिटिकल कहते हैं। ये पॉलिटिकल नक्शा में अलग अलग रंग देखने को मिलेगा आपको। जम्मू कश्मीर किसी में गुलाबी, किसी में कुछ, किसी के कुछ होगा। ये कलर केवल इसलिए दिया गया है ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि कौन कहां से शुरू हुआ, कहां से खत्म हो गया। जैसे जम्मू कश्मीर के नीचे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश आपको आराम से दिख जाएगा। देखिए अगल बगल में, देखिए अगल पड़ोस वड़ोस में देखिए। जिसके पास नहीं है नक्शा वो लोग क्या कर रहे हैं भैया, आपको दिखाए कैसे हम? अगल बगल में देखिए, जम्मू कश्मीर के नीचे मिल गया हिमाचल प्रदेश। कैसे पता चला? हिमाचल प्रदेश का कलर कुछ और, जम्मू कश्मीर का कुछ और। हिमाचल प्रदेश के नीचे देखिए उत्तराखंड, आराम से मिल गया। बगल में देखेंगे पंजाब, मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आपको यहां पर कलर देख के आराम से आप डिसाइड कर सकते हैं कि नक्शा को मतलब कौन सा राज्य कहां से शुरू हुआ, कहां से खत्म हुआ। यह है आपका पॉलिटिकल नक्शा। इसमें केवल पॉलिटिकल चीजें दी रहेंगी। जैसे पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक चीज। राजनीतिक एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है जहां पे प्रधानमंत्री वगैरह डिसीजन लेते हैं, तो उसी तरह यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई गई होगी। एक होती है राज्य की सीमा दिखाई गई होगी, थोड़े मोड़े जिला मुख्यालय दिखाए गए होंगे। तो ये हो गया। जो चीज आपके दाहिनी साइड के नक्शा पे है, सेम चीज वही आपके बाएं साइड के नक्शा पे है। लेकिन बाएं साइड का नक्शा होशियार लोग को पढ़ने के लिए बनाया गया है, और दाहिनी साइड का नक्शा बकलोल। पहले आप लोग को कौन सा पढ़ना है? बकलोल वाला। और जब बकलोल वाला पढ़ लेंगे तो फिर आपको कौन सा पढ़ना है? होशियार वाला। पेज नंबर बोल दीजिए भैया। 10-11, 10 और 11 एक ही साथ दोनों निकलेगा। नया वाला पेज का है 10-11, पेज नंबर 10-11। समझ में आ रहा है? तुम टी शर्ट पहन के आ गया, ठंडा मार देगा, अभी बच के रहो। तो तू सीबीएसई बोर्ड का है, वैसे भी सीबीएसई वालों को बुखार होता है तो दवाई खाता है, हिंदी मीडियम वालों को बुखार होगा तो इंतजार करेगा कब उतरेगा।
जानता है 3-4 घंटा में अपने उतर जाएंगे। आओ सीबीएसई वाले 4 को से देखवा के देखो तो बुखार हो गया क्या? ओ माय गॉड, ओ हो। ये नक्शा में आपको जो चीज यहां बनी है सेम चीज यहां बनी हुई है, कोई अंतर नहीं है, एक रत्ती भर अंतर नहीं है। लेकिन बस आपको क्या है कि यहां आपको जम्मू कश्मीर आसान से आराम से दिख जाएगा। उसके नीचे आप इस नक्शे में देखिए जो फिजिकल नक्शा है, कहां है फिजिकल नक्शा, जो लेफ्ट साइड में, उसमें आपको हिमाचल प्रदेश दिखा, लग रहा है हिमाचल प्रदेश कहां है, बट आपको जो भी दिखा हिमाचल प्रदेश, मेरी ओर ध्यान दीजिए, रियलिटी ये है कि आपको इस नक्शा में हिमाचल प्रदेश दिखा ही नहीं। आप अभी 2 मिनट पहले यहां जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश देखे थे, आपके खोपड़िया में फिट है कि निचवे होगा, वही अंदाज से इधर निचवा सेट कर दिए, है कि नहीं? डायरेक्ट ये दिखा रहते तो आपको तो ये समझ में नहीं आता है कौन चीज है। देख रहे हैं? तो फिजिकल नक्शा और पॉलिटिकल नक्शा, पढ़ने में टफ होता है पॉलिटिकल नक्शा, समझ में आएगी नहीं फिजिकल नक्शा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किससे आते हैं? फिजिकल नक्शा से। एग्जाम में पॉलिटिकल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल। लेकिन अब इसमें एक समस्या ये आ जाती है कि इसमें दूरी हमें कैसे समझ में आएगा। आप देखिएगा ध्यान से जम्मू कश्मीर का नक्शा, तो इस जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाला एरिया, वहां हवाई जहाज बना के लिखा होगा लद्दाख, देखिए लेह लद्दाख लिखा है। जम्मू कश्मीर में देखिए लेह लद्दाख, आपको फटाफट देखिए जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल नक्शा, लेह लद्दाख मिला, हवाई जहाज बनाया है, तो कुछ कुछ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन वहां दिखाएगा। जब कभी भी जहाज बना दे तो समझ जाइएगा वो एयरपोर्ट है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लद्दाख, लेह लद्दाख। देखिए लद्दाख जिला है, मुख्यालय उसका क्या है? लेह। वैशाली जिला है, मुख्यालय क्या है? हाजीपुर। तो उसी तरह होता है वैसे यहाँ पर। तो ये कौन सा हो गया? लेह, लेह हो गया। अब इस लेह से आप बगल में देखेंगे दाहिनी ओर कारगिल मिलेगा, देखिए ध्यान से, मिल गया कारगिल, अगल बगल में मिलेगा कारगिल, मिला कि नहीं मिला? कारगिल। पॉलिटिकल नक्शा में सब लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में, यहाँ लद्दाख का जो एरिया है वहां 2 शहर ही आपको बड़े बड़े दिखेंगे, एक कारगिल एक लद्दाख। लेह वही लेह, कारगिल और लेह, मिल गया कारगिल और लेह। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कारगिल की लड़ाई हुई थी ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर। एयरफोर्स ने कौन सा कर दिया था? सफेद सागर। और आर्मी ने कौन सी किया था? हाँ, ऑपरेशन विजय। कौन है ये बेवकूफ बोल रहा है? प्रशांत कुमार, प्रकाश कुमार है, उसको आवाज नहीं जा रहा है? कान में ना 2-1 का मसाला सीमेंट घोल के डाल दे। आप लोग को आवाज जा रहा है कि नहीं? पूरे एप्लीकेशन में सारे लड़कों को जा रहा है, लाइव सेंटर पे जा रहा है, ये उन्हें लिख देगा आवाज नहीं आ रहा है। वो क्या इतना बोका होता है सबने? कुछ कुछ जो बात एप्लीकेशन में पैसे पढ़ेगा सर रजाई में घुस के, ईयरफोन में निकल जाएगा ना तो कहेगा आवाज नहीं आ रहा, खान सर का माइक गड़बड़ा गया, लिख देते हैं खान सर आवाज नहीं आ रहा है। अरे बकलोल कहीं का। चलो ध्यान दे इधर, ये कारगिल और लद्दाख देख लिए। हमको कैसे पता चलेगा ससुरा ये दोनों में कितना किलोमीटर का दूरी है? हाँ, हमको कैसे पता चलेगा दोनों में कितना किलोमीटर का दूरी है? इसके लिए किसी भी नक्शा में जरूरी होता है स्केल। क्या होता है? स्केल। कि अगर हमको यह पता चल जाए कि ये पेज में 1 सेंटीमीटर की दूरी, इस पेज में 1 सेंटीमीटर की दूरी रियल में कितने दूरी को दर्शा रहा है, रियल में कितनी दूरी को दर्शा रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसके ऊपर स्केल लिख ले, मापक लिखा है ना 4000 लिख दिया है। पुराना वाला नक्शा देखें आपका, देखिए ध्यान से। किस 2 टाइप के आपके नक्शा है। यहां पर आपका ऊपर में लिखा होगा मापक, कोना में, दोनों नक्शा में देखिए मापक लिखा है, लिखा है कि नहीं? देखिए तो मापक नहीं लिखा है, मापक उसमें क्या लिखा है? 1:1 44 लाख। तो वो क्या है? 1 सेंटीमीटर कितने दूरी को दिखा रहा है? अब उसको लाख को आप किलोमीटर में बदल लीजिए, 44 किलोमीटर। कितना? 44 किलोमीटर। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 5G का जमाना है। किसी भी मापक में देखिए तो शुरुआत के अक्षर को देख लीजिए, जो रेशियो के बाद दिख रहा है। रेशियो के बाद क्या दिख रहा है? 44। मतलब कितना किलोमीटर? 44 किलोमीटर। मतलब 44, यानी 1 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा है? 44। और किसी किसी में तो ओरिजिनल लिख ही दिया होगा 44 सीधे। जो पुराना नक्शा होंगे जिसमें 2 कलर से मैप दिया, क्या लिखा है? 44, फिर क्या लिखा है? 88।
लिखा है ना 44। तो आपको ऊपर मापक के हिसाब से देख लेना है। क्या देखना है? मापक। यानी 1 सेंटीमीटर अगर आप इसमें गलती करते हैं तो जमीन पे कितना गलती कर दे? 44 सेंटीमीटर। जमीन पे कितना? 44 किलोमीटर गलती करेंगे। कितना किलोमीटर? भूरा टोपी डिजिटल इंडिया, खड़ा हो। मोबाइल लिया था, हाँ मोबाइल। पढ़ने आए कि रिकॉर्डिंग करने? किस में पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन में? ले बोकवा को देखो। मतलब तुम क्लास में बैठ के मोबाइल ऑन करके एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो? अच्छा, मोबाइलों में मैप देख रहे हो? अच्छा, बैठ जा। सब विचित्र आता है सब पटना में एकदम। पता है, हमको कभी कभी फील होता है कि हम दुनिया में किसी बेवकूफ से बेवकूफ को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे बेवकूफ दुनिया में मिलेगा कहां? नक्शा के क्लास में नक्शा नहीं है। गलत बात है कि नहीं? आप बताओ, किसी की शादी में दूल्हा छूट जाए तो फिर तो बाराती फायदा उठा लेगा। तो भाई नक्शा की क्लास में अगर नक्शा छूट जाए तो एकदम घोर अपराध है। ये बताइए भाई, इस पेज पर पर्टिकुलर इस पेज का जो स्केल यानी मापक है वो 1 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा है? कितने सेंटीमीटर को? लाइए इधर। आपको स्केल 2 तरह से मिलेगा, या तो रेशियो में देगा, उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। रेशियो से पहले जब भी देगा 1 सेंटीमीटर देगा, और उधर जो अक्षर लिखा रहेगा जितना संख्या में उसको क्या कर लेना है? ले लेना है। तो आपका 44 किलोमीटर। और नहीं तो आपका लैम्बर्ट को दिखाएगा तो उसमें सीधा लिख देता है। लैम्बर्ट का मापक दिखाएगा तो उसमें सीधा लिखेगा 1 सेंटीमीटर की लंबाई खींचेगा इस तरह से। लैम्बर्ट में इस तरह से दिखाएगा। देखिए, एक लाइन खींचेगा इसे, फिर दूसरा कलर से सफेद ऐसे, और ये लाइन कितने सेंटीमीटर की रहेगी? 1 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर। और यहां लिख देगा, यहां 0, यहां 44, यहां 88। तो आपको दिख जाएगा कि 1 सेंटीमीटर 44 और अगला भी 44। आपको ये कंफर्म करने के लिए ये वाला नंबर दिया, यानी 1 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा है? 44 किलोमीटर को दर्शा रहा है। कितने किलोमीटर को? 44 किलोमीटर को। आप स्केल देखना समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है? अब आप बताइए, अब हम आपसे कह देते हैं कि लद्दाख से कारगिल की दूरी बताइए, तो आप अंदाज से देख लीजिए कितनी सेंटीमीटर की दूरी दिख रही है। आपके पास नक्शा नहीं है क्या? आप ही के ले लिए हैं? नहीं, बड़ा वाले में अलग अलग स्केल होता है, हर पेज का स्केल अलग होता है। लगभग कितने सेंटीमीटर दिख रहा है? लगभग 3 सेंटीमीटर। कितना? 3। अब भाई एक्यूरेट हमको थोड़ी पता है। एक्यूरेट निकालने के लिए बीच में एक धागा रखिएगा। मान के चलिए सीधे जहाज जा रहे हैं तो सीधे रख दीजिए, अगर जहाज से जाना है तो कैसे? सीधे। अब बाई रूट जाना है तो सड़क नक्शा लेके वहां क्या रख देना है? धागा बिछा देना है, फिर खींच के नाप लेना है कितना सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दिख रहा है? कितना सेंटीमीटर? तो कितना दूरी हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर 44 किलोमीटर का 3 से 3 चौको 12, 132 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 132 किलोमीटर। हाँ, लगभग में है। तो हम एक्यूरेट कहां बता रहे हैं? हम एक्यूरेट नापे भी तो नहीं है। हम एक्यूरेट ये भी थोड़ी नापे कि एक्यूरेट 3 सेंटीमीटर है ही नहीं ना। तो कितना? 132 किलोमीटर आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये कंफर्म कैसे होगा? तो आप लोग जी, जैसे यहाँ ऑफलाइन में तो ज्यादातर लड़के बिहार के होंगे, इसमें आउट ऑफ बिहार कितने लड़के? कहाँ के हैं जी आप लोग? यूपी के? आइए गए थे, कोई पकड़ो करा गया के हैं। आउट ऑफ बिहार है, गया का है। गया बिहार में सबसे कम वर्षा गया, सूखा में गया। सब उसमें गया ही रहता है। तो जितने लड़के ध्यान से समझिए, आप जिस जिस स्टेट के हैं, एप्लीकेशन वाले आप लोग, कन्याकुमारी वाले लोग, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उड़ीसा, जितने एप्लीकेशन वाले हैं, आप अपने अपने स्टेट में देखेंगे और 2 जगहों को बारे में डिस्टेंस निकालने की कोशिश कीजिएगा। किसके हिसाब से? स्केल यानी मापक के हिसाब से। आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे पटना के ज्यादातर लड़कों को पता है, बिहार के, कि हाँ पटना से गया की दूरी कितनी है, या फिर यहां से कहां की दूरी कितनी है। आप अपने अपने गांव से पता होगा। तो आप मतलब बड़े बड़े शहर का, तो आप जिस स्टेट के रहने वाले, जैसे पटना में ऑफलाइन वालों को तो समझाना इजी रहता है कि भाई ये बिहार के ही है, ऑनलाइन वाले में तो भाई कोई कहीं का कोई कहीं का। तो आप अपने हिसाब से क्या करेंगे? स्टेट मिलाएंगे। तो जैसे हम एक काम करते हैं, 2 पेज आगे चलते हैं, बिहार में आते हैं। 2 पेज आगे देखते हैं, बिहार में पेज नंबर 15 पे बिहार में आते हैं। आगे बिहार में
बिहार में आ गए। बीचों बीच में देखिएगा बड़े अक्षर में लिखा होगा पटना, बीचों बीच में पटना। वेस्ट बकलोलवा कर रहा सर हम यूएसए में है। बबुआ देख तू यूएसए में तुम्हारे घर के लोग रहते होंगे लोग, हमारे यूएसए के लिए मेरे पास ओटीपी नहीं है। ओटीपी विदेश वालों के लिए है ही नहीं है, ओटीपी खरीदना पड़ता है। जैसे आप मैसेज पैक खरीदते हैं ना, पहले मैसेज पैक खरीदना पड़ता है, 10 गो मैसेज 20 गो मैसेज, वैसे हमें एप्लीकेशन के लिए ओटीपी खरीदना पड़ता है। ओटीपी खत्म हो जाएगा तो आपका ओटीपी नहीं जाएगा। तो मेरे पास इंटरनेशनल ओटीपी नहीं है, इसलिए कोई लड़का इंडिया के बाहर नहीं पढ़ सकता है। आगे अब बाहर वाला को पढ़ा के फायदा कौन चीज, बाहर है तो बाहर रहे। मिल गया पटना, बीचों बीच में पटना। अब जरा देखेंगे पटना के ठीक ऊपर देखेंगे मुजफ्फरपुर, पटना के ठीक ऊपर मुजफ्फरपुर, पटना के ठीक ऊपर मुजफ्फरपुर। नहीं मिला? अरे यार तुम लोग को पटनो नहीं मिलता है, क्या बता। बिहार में ये कौन सा है? पटना, इसके ऊपर मुजफ्फरपुर। कौन जगह है? मुजफ्फरपुर। अब आप ध्यान दीजिए पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में लगभग 1.5 सेंटीमीटर गैप दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1.5 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो आप बताइए इस पेज का मापक कितना है? अरे भैया इस पेज का मापक 44 नहीं है, हाँ 45। इन की दुनिया का कोनो नक्शा देखे 44 सेंटीमीटर रगड़ दिए। खान सर बोले थे जहां देखो 1 सेंटीमीटर 44 किलोमीटर, नहीं होगा। हर पेज का मापक अलग अलग हो जाता है, इसीलिए नक्शा छापने में बड़ी दिक्कत होता है। हम अक्टूबर से अपना नक्शा बना रहे हैं, अक्टूबर महीना से खुद का, ठीक है। अब उसको अब फरवरी लास्ट तक कंप्लीट होगा। ये कितने का मिला है? 170। नहीं तो इसलिए हमारा जो आएगा वो सस्ता रहेगा। अभी अच्छा भैया बनने तो पहले लड़का हुआ ना कि मुंडन कराने लगे। कितना का आएगा, पहले छपेगा तब तो हमको कॉस्टिंग पता चलेगा। चलो देखो ध्यान से, मुजफ्फरपुर और पटना के बीच की दूरी बताइए। लगभग 1.5 सेंटीमीटर। कितना किलोमीटर है? 45। कितना आएगा? हाँ लगभग 70, लगभग 70। यहां पटना से मुजफ्फरपुर कितना किलोमीटर है? वही 60 से 70, इतने ना है, वही लगभग आता है। तो इसका मतलब ये स्केल क्या है? सही है, एक्यूरेट आएगा अगर आप एक्यूरेट नापेंगे तब। अब एक काम कीजिए, आप पेज नंबर 9 पे आइए जहां पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। पेज नंबर 9 पे आइए, पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है, पूरा हिंदुस्तान, जल्दी आइए, पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। हाँ अब इसका जरा मापक देखिए तो, हाँ कितना किलोमीटर है? इस जो मेरे पास जो किताब है इसमें कितना? 14 किलोमीटर 140 किलोमीटर है, इसमें 140, किसी में 165 है, किसी में 165। यानी अगर इस नक्शा पर आपने एक गलती किया, 1 सेंटीमीटर गलती किए, तो आप लगभग 165 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर हेल गए। कितना हेल गए? 150 किलोमीटर हेल गए। तो नक्शा में अगर स्केल बड़ा रहेगा तो अपने टहलने की स्पीड धीमा कीजिएगा। पता चला 1-2 सेंटीमीटर टहल के आगे चल गए ना, 300 किलोमीटर हेल गए, कहेंगे बिहार हेल गया मेरा, राज्य का राज्य हेल जाएंगे। इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है कि जिस पेज पर पूरी दुनिया को दर्शाया जाएगा उस ससुरा का स्केल तो 600-700 किलोमीटर होगा, है कि नहीं? कि अगर दुनिया के नक्शा पे 1 सेंटीमीटर गलती किए तो 600-700 किलोमीटर हेल जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो पूरी दुनिया का नक्शा कहाँ है? पेज नंबर कितने पे? पेज नंबर 9 में भारत है। दुनिया भारत में अंतर होता है। 84, किसी में 76 होगा, किसी में 76 या 77 होगा। पूरी दुनिया का नक्शा खोलिए, अरे जल्दी खोलो, हाँ पूरी दुनिया का नक्शा खोल लो भाई, पूरी दुनिया का जल्दी देखो। किसका है ये किताब? किसका? ठीक है, आप इसको कहीं झांक लो, इधर उधर, बेचारा काम ले लिए, झांकिए नहीं पा रहा है एटलस है उधर। हाँ
एक एटलस रख देना, हम बेचारा बच्चा का ले लिए, झांक रहा है, मने मने बोलता होगा कुछ कुछ। हम लोग जब छोटे थे ना, टीचर लोग हम लोग का किताबिया ले लेते थे, मने मन बहुत बोलते रहते थे, हमारे ले लिए हैं। इसीलिए हमको अभी तक याद है अपना वो खचरई हमारा सब। तो ये पूरी दुनिया का नक्शा है। ये बकलोलवा प्रिंस कुमार 110 किलोमीटर नहीं है, वो 1100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? अगर इस नक्शा पर गलती से 1 सेंटीमीटर कोई चीज आगे पीछे हुआ तो 1100 किलोमीटर हिल जाएगा। अगर इस नक्शा को देखकर भारत ने मिसाइल छोड़ा यहां से अमेरिका की ओर, और किसी ने 1 सेंटीमीटर आगे पीछे कर दिया, कहां गिरेगा? 1100 किलोमीटर का क्या हो जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए ऐसे चीजों में थोड़ा सा नक्शा में हम लोग को क्या करना चाहिए? बच के रहना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। यानी स्केल आप समझ गए, स्केल समझ गए। अब आते हैं वापस जम्मू कश्मीर पे। 10-11 पेज नंबर 10-11। ठीक है, स्टूडेंट का क्लास लेना पड़ रहा। अब आगे बताएं, स्केल में किसी को दिक्कत? क्या हर पेज का स्केल एक होता है? देखिए, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा एरिया को कवर करेंगे ना, स्केल बड़ा लेना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वो भी सेम ही होता है, अमीन नापता है, बट उसका एरिया छोटा छोटा होता है, क्योंकि उसको खेत नापना है। सेम ही होता है, देखिए कॉन्सेप्ट सेम होता है, बट उसका क्या होता है, थोड़ा उसको एक गांव दिया जाता है, तो उसके पास बड़ा सा नक्शा होता है केवल एक गांव का। आप जरा देखिए, ये एक पेपर का साइज है, ठीक है, डिमाइल साइज इसे बोलते हैं। जो आप पेपर फोटोकॉपी करते हैं उसे A4 कहते हैं, ये डिमाइल साइज है। इस डिमाइल साइज पर यहां जम्मू कश्मीर दिखा गया है, लेकिन इसी डिमाइल साइज पर आपको जब हम भारत दिखाएंगे, या इसी डिमाइल साइज पर हम आपको क्या दिखाएंगे, पूरा विश्व दिखाएंगे, तो जानकारी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। लेकिन गांव का जो अमीन घूमता है ना, वो इतने पेपर पे पूरा एगो गांव लेके घूमता है, तो उसके पे हर एक चीज का नक्शा क्लियर करते जाता है। कुछ अमीन का नक्शा अलग नहीं होता है, सेम नक्शा है, अमीन उसको जूम करके घूमता है, और ये उसको क्या करता है, बैक ऐसे घूम जाता है। ये कौन कह रहा है? राज नंदन शाह। स्वीटी कौन है एप्लीकेशन में? कौन है स्वीटी? ये बेवकूफ सब, वो लड़कवा रहता है ऐसे, लड़की का नाम लिख ले रहता है ऐसा। एक तो लड़की एप्लीकेशन पे डाउट सेक्शन में पूछ दी थी कि खान सर का कोचिंग कहाँ है, उसको 250 से ज्यादा लड़का रिप्लाई दिया था। मसल्लापुर में है, गली यहां से मुड़ जाता है, ये है। उसके बगल में एक लड़का जो था वो भी पूछा था, उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो तुम एप्लीकेशन वाले लड़के लोग जो नाम लिखा है, वो तो कोई कुछ भी नाम लिख सकता है। एगो व्लादिमीर पुतिन लिखा था, और हम पॉलिटी का बैच पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें बोल रहा था कि सर मेरे रूस का क्या हाल है। तो एप्लीकेशन लड़के भाई ध्यान से देखा करो, आप उधर कोनो स्वीटी ट्वीटी के चक्कर में मत रहो। यहां देखो ध्यान से। अब हम आते हैं किस नक्शा में? फिजिकल। किसमें? फिजिकल। फिजिकल नक्शा में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को, दिख रहा है? जम्मू कश्मीर के ऊपर आपको सफेद और बैगनी कलर का मिक्स दिख रहा होगा। वो ये दिखा रहा है कि एक ऐसा बर्फ है जो ससुरा पिघलता ही नहीं है, ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर। फिजिकल में जम्मू कश्मीर का नक्शा में, फिजिकल में बबुआ मिल गया। बर्फ दिख रहा है, सफेद रंग, जहां जहां देखेंगे क्या समझ जाएंगे? बर्फ। क्या है? बर्फ। बर्फ एक ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर किसे कहते हैं भैया? देखो भाई ध्यान से, एक ऐसा एरिया जहां का बर्फ पिघलबे नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। वो पिघलता ही नहीं है ग्लेशियर, कई हजार साल तक रहता है, पिघलता नहीं है, उसी को क्या कहेंगे? ग्लेशियर। देखिए उत्तराखंड में वही हो गया ना,
अभी एक तो सुनामी आ गया न्यूजीलैंड में, ये क्या चीज है? ग्लेशियर। ये हजारों साल से ऐसे ही है, पिघलते नहीं है सब। वही कभी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो पिघलने लगते हैं, तो पूरा जलस्तर अचानक ऊपर बढ़ जाता है। तो जब कभी भी नक्शा में आपको ग्लेशियर दिखाना रहेगा तो वो इसी कलर में दिखाएगा। आप मैच कीजिए, हल्का हल्का कलर भी मैच करता होगा ग्लेशियर। तो ये कलर किस चीज का है? ग्लेशियर का। फिजिकल नक्शा में कभी किसी चीज का नाम नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा? कलर देखकर बताएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां जम्मू कश्मीर में देखिए भूरा रंग दिखा है, भूरा रंग दिख रहा है। भूरा रंग किसको दर्शाता है? पर्वत। भूरा रंग किसे दर्शाएगा? पर्वत। भूरा रंग पर्वत को दर्शाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भूरा रंग से क्या दिखाएगा? पर्वत। लेकिन यह भूरा रंग कहीं एकदम चटकार तो कहीं एकदम पंछुछुर है। जहां चटकार है, यह भूरा रंग जहां पे चटकार है वहां पहाड़ बहुत ऊंचा है। भूरा रंग जहां चटकार है वहां पहाड़ ऊंचा है। अब भूरा रंग जहां पंछुछुर है वहां नीचा है। तो आप रंग को देखकर बता सकते हैं कि पहाड़ ऊंचा है या नीचे है। किसी को समझ? सीबीएसई वाला समझता है पंछुछुर का मतलब होता है पतला रंग, पानी मिला दिया उसमें। तो आप बताइए जम्मू कश्मीर की क्या सारी पहाड़ियां सेम ऊंचाई की हैं? हाँ नहीं। नीचे धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से उतरेंगे पंजाब की ओर, हल्का हल्का अंदाज से नीचे ऐसे उतरते जाइए, नीचे उतरते जाएंगे तो आपको कलर कैसा मिलेगा? पंछुछुर। और उसके बाद नीचे हल्का हल्का पीला होकर क्या हो जाएगा? ग्रीन। क्या हो जाएगा? ग्रीन। ग्रीन एरिया का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि वहां खेती हो रही है। ग्रीन एरिया का मतलब ऐसा जमीन जहां पे पहाड़ नहीं है, जैसे बिहार, जैसे यूपी, यहां आपको पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा। दक्षिण बिहार में कुछ जगह पे मिलेगा जो झारखंड से सटने वाला एरिया है। लेकिन हरे रंग का मतलब हरियाली मत सोचिएगा, आप क्या सोचेंगे? सपाट जमीन। कैसी जमीन? सपाट। और खेती सपाट जमीन पर ही होती है, नहीं तो पहाड़ पे पानी कौन पहुंचाएगा? खेती में तो बहुत समस्या पानी की होती है, पानी पहुंचाएगा कौन वहां पे? समझ में गया? तो हरा रंग किसको बता रहा है? समतल मैदान। हरा रंग। भूरा रंग पहाड़। भूरा रंग रंग अगर चटकार हो गए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़। और अगर पंचुचुर हो गया तो हाँ। चलिए अब आ जाएंगे पूरा भारत। देखिए कहां दिख रहा है वह नक्शा जिसपे पूरा इंडिया। एक पेज पीछे जाइए। वह नक्शा जिसपे पूरा इंडिया, एक पेज पीछे। थोड़ा थोड़ा ये समझाने में टाइम लग जाता है, शुरुआत का दिन है, समझ में आ रहा है? हाँ? तो एक और था साथ में, क्या हुआ? तबीयत खराब हो गया 21 दिन के क्लास में। कल 21 दिन क्लास किया, तबीयत खराब हो गया। चलिए ध्यान दीजिए ना, इस नक्शा में आपको इंडिया दिख रहा है और नीचे में भी क्या दिख रहा है? इंडिया दिख रहा है। इसमें आप पॉलिटिकल इंडिया को देखिए। पॉलिटिकल इंडिया को देख रहे हैं? जल्दी देखिए, पॉलिटिकल इंडिया देख लिए। इस पॉलिटिकल इंडिया के नीचे समुंदर दिख रहा है कि नहीं? समुंदर दिख रहा है पॉलिटिकल इंडिया के नीचे? समुंदर ही नहीं दिख रहा है। अरे नीचे पूरा अरे क्या है ये समुंदर है। हाँ पूरा समुंदर है। समुंदर यानी जलीय चीजों को किस कलर से दिखाता है? नीला रंग से। किसे? नीला। किसे? नीला। लेकिन हमको ई कैसे, जैसे हम पहाड़ देख के बता दिए कि पहाड़वा ऊंचा है कि नीचा, कलर देख के, लेकिन हम इसमें तो कलर सब एक के जैसा लिखा है। तो देखिए पॉलिटिकल नक्शा में रंगों का कोई महत्व नहीं होता है, वो उसमें रंग हर जगह एक के जैसन कर देगा। आप जाइए इसके दाहिनी साइड में फिजिकल नक्शा में और फिर देखिए समुंदर को। दाहिनी साइड के फिजिकल नक्शा में जाइए और फिर देखिए समुंदर को। दाहिनी साइड के फिजिकल नक्शा में जाइए फिर देखिए समुंदर को। समुंदर देख रहे हैं? अब वह समुंदर जब भारत से सटने वाला है तो उसका रंग हल्का हल्का पंचुचुर हो गया है। तो हल्का रंग हो गया है। रंग कैसा हो गया? हल्का। इसका मतलब वहां पर समुद्र की गहराई कम है। समुद्र की गहराई कम है। और जहां एकदम गाढ़ा नीला है वहां अगर कोई चल गया तो हचाक से चल जाएगा नीचे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जहां एकदम हचाक से गहरा होगा वहां नीला रंग चटकार, और जहां उथला पानी होगा वहां नीला रंग पंचुचु। तो रंगों का एक विशेष महत्व देखने को कहां मिलता है? फिजिकल नक्शा में। समझ आ रहा है?
कोई दिक्कत? चलिए ध्यान, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हमें रंगों का पूरा महत्व तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं नक्शा में। अब कहा, जहां कहीं भी रंग देख के तुरंत भाग जाएंगे आप लोग। वापस आइए जम्मू कश्मीर पे, आगे जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत? आगे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के आगे एक और पेज देखिए, राजस्थान आएगा अगले पेज पे। राजस्थान, सबसे पहले आपको पॉलिटिकल देखना है दाहिनी साइड में, उसके बाद बायां साइड जाना है। राजस्थान देखिए, राजस्थान सब लोग देख लिए राजस्थान? हाँ, राजस्थान तो देख लिए। अब फिजिकल में देखिए तो राजस्थान देखें, पीला रंग रंगा है, पीला रंग दिया है। तो पीला रंग मतलब मरुस्थल, पीला रंग मतलब मरुस्थल। मरुस्थल मरी हुई जमीन को कहते हैं मरुस्थल, जहां दूसरा कोई पेड़ जिंदा नहीं रह पाता है, ऐसे जमीन को मरा हुआ स्थल यानी मरुस्थल, डेजर्ट कहते हैं। उर्दू में उसे रेगिस्तान कहा जाता है, हिंदी में उसे मरुस्थल, इंग्लिश में उसे डेजर्ट कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। अब उसमें जो पीला रंग है, लेकिन क्या पूरे के पूरे राजस्थान में पीला रंग है? थोड़ी भी खेती लायक जमीन है या नहीं है? कैसे पता खेती लायक है? हरा रंग, हरा रंग मतलब बराबर है, समतल है, तो खेती लायक जमीन है कि नहीं है? बहुत खेती लायक जमीन है राजस्थान में। मसाला वगैरह तो राजस्थान में अच्छा खासा हो जाता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? क्या राजस्थान में पहाड़ है? कैसे पता? कैसे पता? भूरा रंग। अब अगर भूरा रंग मतलब पहाड़ है, तो उस भूरा रंग के पास पहाड़ का नाम भी लिखा होगा। पढ़िए, कौन सा नाम लिखा? कौन सा पर्वत? अरावली। कौन पर्वत? अरावली। दुनिया की सबसे नई पर्वत कौन सी है? हिमालय है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत अरावली। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत अरावली। किसी को दिक्कत नहीं है? वहां क्या लिखा है? अरावली। क्या अरावली की ऊंचाई हर जगह सेम है? कहीं कहीं पे पूरी तरह से रद्द हो चुका है और कहीं कहीं पे पूरी तरह से चटकार है अरावली। तो आप पहाड़ों को देख सकते हैं, मरुस्थल पहचान सकते हैं, सब पहचान सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए, वापस आ जाए जम्मू कश्मीर में। अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो आपको ट्रेलर चल रहा था, समझा रहे थे कि नक्शा पढ़ना कैसे। आगे बढ़े, आगे नक्शा में, पॉलिटिकल नक्शा में। अब एक आदमी दो, किसका नक्शा है ये? नक्शा किसका है ये? सुगा कलर। देखिए, जो जो जगह बताएंगे उस पे सुगा कलर को बता देना है। जैसे आपको लद्दाख बताएं, तो लद्दाख के पास आपको क्या करना है? इसका दांते से काट लियो क्या इसको? इसका ठोड़वा टूट गया है। ठोड़े टूट दिया इसे। क्या किए? ले जो जगह है उस पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा पोत दिए। पोत देने से क्या होगा? आपका एकदम उसी पे ध्यान जाएगा, हाँ ये ले है, ठीक है। उसके बगल में कौन जगह है? कारगिल। तो जो जो जगह हम पढ़ाते जाएंगे आपको उस पे सुगा कलर चलाते जाना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें पहला जगह कौन सा होगा? ले। कौन सा? ले। ले के बारे में आपको लगभग हर एक जानकारी बता दी है। सबसे ऊंचा से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा क्या भेज देंगे? ले। सबसे कम वर्षा? ले। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट? सबसे ऊंचा संसदीय क्षेत्र? सब चीज कहाँ हो जाता है? ले में। हॉस्पिटल सब ऊंचा में कहाँ भेजता है? ले में। उसके बगल में कौन जगह है? कारगिल। जगह का नाम कारगिल है। कारगिल से एकदम ऊपर में अपने से लिखिए सियाचिन। सियाचिन नहीं लिखा होगा उसमें, सियाचिन अपने से लिखिए एकदम ऊपर। चाइना में मत हिल जाइएगा, जितना ऊपर जा सकते हैं। जैसे ये है ना, यहां देखिए, ये जम्मू कश्मीर है, यहां कारगिल है ना, यहां लिखेंगे सियाचिन। ये सियाचिन, ये तो पॉलिटिकल में आ गया। अब ये देखिए मेरी ओर, हसमुख लाल सामने देखो, ये सियाचिन है। यहां पे सियाचिन क्या चीज है? ग्लेशियर। ग्लेशियर भूरा से लिखेगा कि सफेद से? जगह को क्या किया रहेगा? सफेद। अब हमें सियाचिन देखना है तो अंदाज से हम फिजिकल नक्शा में जा सकते हैं। अंदाज से जाइए आप फिजिकल नक्शा में। कैसे? मेरी ओर पहले देखिए, एक दो दिन मेरी ओर ध्यान से देखिए ताकि आपको तरीका समझ में आ जाए।
नक्शा में कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा हेल्पिंग टूल देख लेना है जो आपको फिजिकल में मदद करे, क्योंकि फिजिकल एकदम अंधेरी गली का मुहाना होता है, उसमें समझ में नहीं आता है। आपको ये चीज मिल गया कि यहाँ कारगिल है, और हम ये भी बोल दिए कि इसके ऊपर सियाचिन है, तो आपको हिंट क्या करेगा कि कश्मीर जो इधर से आके यहाँ धंसा है और जो यहाँ से आके यहाँ धंसा है, इसी के आसपास में सफेद रंग का एरिया रंगा होगा जिसमें सियाचिन लिखा होगा। अब फिजिकल नक्शा में जाके देखिए लिखा कि नहीं लिखा, देखिए जल्दी फटाफट फिजिकल में लिखा होगा सियाचिन ग्लेशियर, लिखा है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर लिखा है, नहीं मिला? फिजिकल में देख लीजिए, मिल गया। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, हाँ, सियाचिन ग्लेशियर। अब उस सियाचिन ग्लेशियर को क्या करना है? सुगा कलर से रंग देना है। सुगा कलर से रंग दिया, आगे बढ़े, रंगिए सुगा कलर से सियाचिन ग्लेशियर। अब आगे बताते, पकड़िए भैया अपना नक्शा। आइडिया समझ में आ गया कैसे कैसे क्या करना है? अब कितने लोग ये बता सकते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में जो ट्रांस हिमालय की 4 पहाड़ियां थी, कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, हो गया। हम वहां पे कई तो ग्लेशियर है जी, रामो ग्लेशियर भी है, बहुत सारे हैं, नुब्रा ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर है। सबसे फेमस ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वहां पे किस पहाड़ पर होगा? किस पर? काराकोरम पर, ये पहाड़ पर होगा सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान जो था ना 1984 में यहां पर इस ग्लेशियर के ऊपर चढ़ गया। 1984 में कौन चढ़ गया? पाकिस्तान। किस ग्लेशियर पे? सियाचिन ग्लेशियर। और ये सियाचिन ग्लेशियर इतना अजीब सिचुएशन है कि यहां पर अगर कोई चढ़ गया तो इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपके सामने सबसे बड़ी 2 समस्या है। एक, मौसम इतना खराब रहता है कि हेलीकॉप्टर सिग्नल ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं जा सकता है, पहली खराबी ये। दूसरी खराबी ये कि आप दौड़ के नहीं भाग सकते, ना उसमें छिप सकते हैं। आप सफेद कपड़े पहन के ये सोचिएगा कि हम छिप जाएंगे, लेकिन आपके पैरों के निशान बर्फ में पीछे बहुत देर तक बने रह जाते हैं, जिसको आप नहीं मिटा सकते हैं। बालू में मिटा सकते हैं पैर के निशान वहां पे। जब जीप वगैरह चलती है ना रेगिस्तान में, आर्मी चलती है, तो पिछवा एगो बोरा बांध देता है सर, गाड़ी चलेगी तो बोरवा से वो बलुआ को बराबर कर देगा। लेकिन बर्फ में कभी जाइएगा ना तो उसमें देखिएगा बर्फ पैर धंसता है ना तो बहुत दूर तक रह जाता, तो आप आराम से वहां पे निशान से पकड़ा सकते थे। पाकिस्तान ने और भारत ने समझौता किया था यहाँ हम दोनों में से किसी की फौज नहीं रहेगी, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी फौजियों को चढ़ा दिया। अब हम लोग यहाँ क्यों नहीं चढ़ा पाए थे? क्योंकि हमारे पास इतनी ठंड को सहने के लिए कपड़े नहीं थे। अब हमारे पास ये कपड़े नहीं थे, इसलिए हम जो नॉर्मल हमारी फौजी स्वेटर जैकेट वगैरह पहनते हैं वो -55 डिग्री टेम्परेचर को नहीं झेल सकते थे। भाई -55 डिग्री समझते हैं? सियाचिन में जिन फौजियों की ड्यूटी लगती है वहां पर 30 सीटी लगाइएगा तो आलू गलता है। वहां अंडा जो होता है ना, अंडा कैसे उतारा जाता है? जिस तरह ट्रक से गिट्टी उतारा जाता है, ईंटा फेंक दिया जाता है ना ट्रक से, गिट्टी उट्टी फूटता है नहीं, अंडा हथौड़ी से मारेंगे तो नहीं फूटेगा। टमाटर, अंडा, कुछ भी वहां टेंशन नहीं है। थूकिएगा ना तो चोट लगेगा, किसी के ऊपर थूकिएगा ना तो चोट लगेगा उसको जम तो उसको इतना भयानक ठंड पड़ती है। इस ठंड को सहने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे। इस ठंड को सहने के लिए कपड़े जो थे वो नॉर्वे के पास थे। नॉर्वे के पास ये कपड़े इसलिए थे कि नॉर्वे में हमेशा इतना ठंड पड़ते रहता है, तो वो लोग हैबिचुअल हैं इस ठंड को झेलने के लिए, इसलिए उनके पास ऐसे कपड़े अवेलेबल हैं। तो भारतीय सेना ये दिमाग लगा ली कि हमको यहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ के भगाना है, कारगिल को, ये सियाचिन को क्या करना है, हमको खाली कराना है। इसके लिए भारतीय सेना कहाँ गई? नॉर्वे के पास गई। तो नॉर्वे ने बताया कि हमारी जो फौज है हम आपको ये कपड़े दे सकते हैं। ट्रायल करके दिखाया, ठंडा मतलब अपना रूम बनाया रहता है जिसमें मतलब -55 डिग्री, वहां हमेशा ठंडे रहता है वहां पे, तो वहां पे ठंड नहीं लग रहा था। कपड़े भी हल्के थे, सफेद रंग के थे, बर्फ में छुपने में आसानी रहता। तो भाई हम कदमों के निशान से बाद में मरेंगे, लेकिन पहले ठंडे से मर जाएंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है हम आपको कपड़े दे देंगे, लेकिन हम ये कपड़े 2 साल बाद प्रोवाइड करा पाएंगे। तो नॉर्वे ने पूछा कि ऐसा क्या कर, कहा कि हम बहुत ज्यादा ऑर्डर ले चुके हैं, अभी हमारे पास ऑर्डर मतलब उतना नहीं है। तो भारतीय सेना ने पूछा कि कौन ऑर्डर दिया है? तो कह रहा पाकिस्तान। भारतीय सेना का दिमाग खराब हो गया भाई कि अगर हम 2 साल वेट करते हैं तो उसके पास पूरे कपड़े क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। इसलिए भारतीय सेना ने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई कपड़ा बाद में आएगा, ये स्वेटर उटर पहन के चला जाए, देसी स्वेटर।
फौज वाला चित्का बरा। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और ऑपरेशन राजीव, ये दो ऑपरेशन चला के भारतीय सेना कहां पहुंची? सियाचिन पहुंची। सियाचिन में जब भारतीय सेना पहुंची, पहली जवान में 30 सैनिक जेट, इसमें आगे लीड कर रहे थे ये लोग। तो पाकिस्तानियों को इस बात का बिलीव ही नहीं था कि बिना नॉर्वे के कपड़े के कोई यहां तक आ भी सकता है, इसलिए वो टेंशन फ्री थे लोग। उनको लग रहा है कौन आ सकता है। अच्छा हाल है भाई, यमराज का कोई कपड़ा नहीं होता, कब वो चलाता है। यहाँ भारतीय सेना क्या हो गई थी? चढ़ गई थी। इसमें भारतीय सेना चढ़कर टेंट लगा दी। टेंट लगाने के बाद भारतीय सेना आराम करी थी अंदर। बाहर एक चंचल पांडे नाम का सिपाही था, वो ड्यूटी कर रहा था। तब तक पाकिस्तानियों की नजर पड़ गई, क्योंकि उनको हलचल दिख गया। कहीं ना कहीं मान के चले जहां कोई नहीं है वहां एक फौज आई जाएगी तो कुछ ना कुछ हलचल रह ही जाएगा। पाकिस्तानियों ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, गोली चलाएंगे। मतलब उधर से उन लोग ना हैवी मशीन गन से फायरिंग चालू कर दिया। और यहाँ हमारी सेना की ड्यूटी कर रहे थे चंचल पांडे, उनकी एक गोली लग गई, लेकिन गोली लगने के बावजूद उन्होंने गोली चलाना नहीं रोका। धड़ 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 गोली मारते रह गए। वहां 2-4 पाकिस्तानी भी मर गए। इन दोनों की गोलीबारी सुनकर भारतीय सेना जो अंदर थी वो जग गई। अब भारतीय सेना जग गई तो आने वाले 22 मिनट में, केवल 22 मिनट में पाकिस्तान की पूरी पलटन वहां साफ कर दिया गया। केवल 22 मिनट। अब जो वहां पे साफ हो गया। अब पाकिस्तानियों को जो हेडक्वार्टर था उनको इस बात पे पता ही नहीं था। वो लोग जश्न मना रहे थे कि भारतीय सेना मरा गई। अब वो लोग वहां से आए, लोग खुशी से मिठाई उठाई लेके, हेलीकॉप्टर से कपड़े उपड़े लेके आए लोग, उनके पास सब था। और नीचे भारतीय फौज थी वहां पर, उन्होंने गिरा दिया लो कपड़ा, एकदम वेल डन वेल डन। भारतीय सैनिकों के पास केवल एक चीज की कमी थी, किस चीज की? कपड़ों की। और दिल्ली से मिठाई पहुंचने में देरी हो गई थी। अब आज भी वहां पे बहुत से ऐसे फौजी हैं जो उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे पास कपड़े पहनने की या कपड़े खरीदने की औकात नहीं है। आज हम वो कपड़े भारत में भी बना लेते हैं, लेकिन इस बात का संकेत है कि बेटा ये तुम्हारा ही कपड़ा है। तो हम लोग ने ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत चलाकर किसे वापस ले लिया? सियाचिन को। उसके बाद पाकिस्तानियों का हिम्मतें नहीं हुआ। बाद में पाकिस्तान नॉर्वे फोन किया कि सुनिए ना, ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। पूछ रहा काहे लिए? तो कुछ जरले पे नमक छिड़कता है, काहे लिए? कैंसिल मने कैंसिल, समझ रहा है ना? उसका पहन के हम सहबलिया बनेंगे बारात में। वहां सियाचिन है, ये नहीं है, गायब हो गया। यहाँ पे लाहौर में घूमेंगे, ये सियाचिन ये। तो भारत को वो ऑर्डर बहुत पहले ही मिल गए, क्योंकि वहां से कैंसिल किया भारत ने वहां पे, तो वो कहां में मिल गए? भारत में ऑलरेडी मिल गए। और सियाचिन ग्लेशियर 1984 से भारत के कब्जे में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? ये कौन है बकलोल? इतना तेज क्या बोलती हूँ, यहां तक आवाज सुनाई देता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइव सेंटर वाला तो नहीं है। अब मास्क में इतना तेज बोलती है, तो भोपू लगा देगी सब। धीमा बोला कीजिए, यहां तक आवाज नहीं आया। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोल कोई डाउट पूछ रहा है कौन चीज, तो पता चलता है अपने में बतिया रही है। नाश्ता की तो पीछे से बैठाना चालू कर देंगे लड़की सबको, हल्ला हुआ तो। ये कितना खुश है सब पीछे वाला रे। हल्ला नहीं किया करो, समझाते हैं, हमको लगता है कोई डाउट पूछ रहा है। सियाचिन ग्लेशियर का बात समझ में आ गया। अब सियाचिन के नीचे कौन सा जगह है? कारगिल। सियाचिन के नीचे कारगिल। कारगिल जो जगह, यहाँ पे बहुत भीषण युद्ध हुआ था। कारगिल के पास द्रास, बटाली, कई सेक्टर से पाकिस्तानी क्या हो गए थे? घुस गए थे। हमने वही सेम गलती कर दिया था कारगिल में, जो कहां किए थे? सियाचिन में किए थे। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान है। 2 ऑपरेशन याद रखेंगे, राजीव और उसके जस्ट नीचे कौन सा जगह? कारगिल। कारगिल में भी यही हुआ। कारगिल में हुआ कि हमने भी कहा था कि भाई तुम पाकिस्तान, तुम भी पीछे हटो, हम भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की एक समस्या समझिए, हम लोग पाकिस्तान को कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, वहां 3 तरह का शासन चलता है। वहां सबसे ज्यादा पावरफुल है सेना। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सेना। वो फौज सबसे ज्यादा पावरफुल है। वहां प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर रखती है, क्योंकि तख्ता पलट वहां हमेशा होते रहता है। दूसरे नंबर पे आते हैं लोग राजनीतिक लोग, इमरान खान वगैरह वगैरह, पॉलिटिक्स। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं लुंगी पहनने वाले मौलाना लोग वहां पर। इनको लगता है कि ये पैगंबर है, खत्म कर दो, पूरे पाकिस्तान में इस्लाम होना चाहिए, इस्लाम का झंडा फहराएगा। अरे यार, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दूसरे लोग को जीने का अधिकार नहीं है क्या वहां पर? अगर दुनिया में, अगर म्यांमार में बौद्ध लोग मुसलमानों को कचर के ठोक दिया, तो पाकिस्तान में लोगों को मिर्चा लग गया, क्यों मार रहे हो? वहां मंदिर तोड़ दिया, बौद्धों को भगा दिया, सिखों को मार के भगा दिया, तो तुमको क्या अच्छा लग रहा था? मतलब
वो अजीब हाल है। हम हमारे लिए पूरी दुनिया सेकुलर रहना चाहिए और हम अपनी यहाँ के दूसरे को काट दे। भारत में कभी इस तरह का नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी जाएंगे ना तो जो माइनॉरिटी होती है, जो इनकी संख्या कम होती है, उन्हें नॉर्मली थोड़ा भी तकलीफ होता है ना तो उन्हें इस बात को लगने लगता है नहीं हम कम है इसलिए हमरा सता रहा है। देखिए, ये एक मेंटेलिटी हो जाती है। यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं करेगा, ये हिंदुस्तान का रूल है। लेकिन पाकिस्तान में 3 तरह का शासन होता है। अब पाकिस्तान को आर्मी, देखिए रही बात आर्मी की, फौज, अगर फौज लड़ेगी नहीं तो फौज का कोई धीरे धीरे उसका वैल्यू घटने लगता है। आप सीधा सा एग्जांपल देखिए, जिस समय पुलवामा में अटैक हुआ था और जिस समय भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया था, उस समय पूरे देश में भारतीय सेना का जो मनोबल था एकदम 7वें आसमान पर था या नहीं था? लेकिन अभी युद्ध हो रहा है नहीं। लेकिन इसलिए अभी ऐसा नहीं है कि हमारी फौज के प्रति इज्जत घट गई है, वही है। लेकिन एक होता है कि फौज को आदमी नॉर्मली देखने लगता है कि हमारी फौज है। लेकिन आज अगर चाइना से लड़ाई हो जाए, जैसे जून में देखिए गलवान घाटी में जब हमारे सीओ साहब शहीद हुए थे, उस समय हम लॉकडाउन में थे, घर पे था आदमी, तो हम लोग क्या कर सकता है, लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपनी सेना के लिए खड़े ही आवाज ही उठा सकते। तो ये पाकिस्तान चाहती है कि वहां पर फौज का दबदबा बना रहे, इसलिए पाकिस्तान की फौज जानबूझ के मारधार कराती है। चाहे वो कारगिल की लड़ाई की जानकारी खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे उस समय नवाज शरीफ को नहीं था। उस सब ससुरा नवाज शरीफ को कारगिल के मैदान में घुमाने लेके चला आया था, मरवाने के फुल प्लान में। तो पाकिस्तान में इवन नरेंद्र मोदी का आप इंटरव्यू देखिएगा तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में साफ बोला है कि हमारी पहली कोशिश थी कि पाकिस्तान से संबंध को अच्छा रखा जाए, इसलिए ही मैंने शपथ ग्रहण समारोह में इमरान खान को बुलाया था। और उनके यहाँ उनकी बेटी की करने का शादी था ना, नवाज शरीफ की, उस समय नवाज शरीफ थे तो उनकी बेटी की शादी थी, तो उसमें अचानक जहाज लेके पहुंच गए वहां पे। नवाज शरीफ बाद में मतलब अंदर अंदर घुसिया रहे थे कि इनका इला बिना का जरूरत था, दूल्हा से ज्यादा तेरे इज्जत करना पड़ रहा है। भाई रियल बात है भाई, प्रधानमंत्री, भी भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में है ना, तो वहां के सिक्योरिटी वालों का दिल धक 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 करता हो कि भाई इधर से खरोच भी आ गया तो उधर से कौन हथियार मारेगा, सब कोई ठीक नहीं। अरे सीधी बात है कि हथियार और फौज तो बाद में आएगी। अगर हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि भारत का कोई बच्चा अपने घर में रहेगा? बाघा बॉर्डर पार सब चलो हिल जाएगा सब उस साल। तो वहां पहुंचे तो उन्होंने भी कहा था कि हम अपने राजनीतिक कैरियर में पाकिस्तान को आज तक समझ ही नहीं पाए कि हम बात किससे करें। अगर हम राजनीतिक से बात करते हैं वहां के प्रधानमंत्री से, तो कहते हैं कि ठीक है हम आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे, मतलब आतंकवाद के खिलाफ कार्य करेंगे, और उन्हीं की फौज जो है कारगिल में घुसपैठ करा देती है। अगर इन दोनों को मनाओ तो उधर कोई कर देता है गजवाए हिंद, गजवाए हिंद। हम लोग यहाँ चूड़ी पहन के बैठे हैं, तू गजवाए हिंद आके करो और मारो, हम लोग पिटाएंगे, हाँ पाकिस्तान गजवाए। अरे तू गजवाए हिंद का सपना छोड़ दे, वरना बहुत जल्दी पूरा पाकिस्तान भगवाए हिंद हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं भाई? शेर अगर सोया है ना तो उसको कोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बिखिया के उठेगा ना तो फिर तो चौपट कर देगा। तो ये हो जाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। यही कंडीशन कहां हो गया? कारगिल में। कारगिल में घुसा तो वहां पर केवल और केवल ये पूरा का पूरा चाल उस समय के सेना प्रमुख रहे जनरल परवेज मुशर्रफ का था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया, जिस तरह म्यांमार में थे, और गद्दी को हथिया लिया। यहां भारतीय सेना ने के जो पेट्रोलिंग कमांडर थे सौरभ कालिया, उनको पकड़ लिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि ये एरिया तो खाली रहता था, उसे भी खाली करना था, हमें भी खाली करना था। सौरभ कालिया को पाकिस्तानियों ने यहां पकड़ लिया, क्योंकि सौरभ कालिया तो नॉर्मली जा रहे थे ड्यूटी पे कि भाई खाली रहता है, पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। उनको वो लोग चरवाहे के रूप में, वहां पर उन लोगों का कपड़ा बड़ा बड़ा होता है, चरवाहे के रूप में आए, पकड़ लिए सब कैप्टन सौरभ कालिया को। सौरभ कालिया की जब लाश दी गई थी ना, तो उनके गुप्तांग काट लिए गए थे, नाखून निकाल लिए गए थे, आंख बाहर निकाल लिया गया था, मुंह में जुबान नहीं था। यहाँ पर पाकिस्तानियों ने ये हाल करके रख दिया था हमारे सौरभ कालिया को। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को मजबूरन यहां से हमला करना पड़ा, और यह हमला कंटिन्यू तोप से हमला था। और 21वीं सदी में सबसे ज्यादा अगर तोप कहीं चला था तो कारगिल में चला था, और यहां से भारतीय सेना कारगिल में घुस गई और एयरफोर्स भी घुस गई। लेकिन एयरफोर्स और इसके साथ साथ यहां पे ऑपरेशन तलवार के तहत भारतीय नौसेना भी कराची की ओर कूच कर गई। पाकिस्तान को लग गया कि ससुरा इतनी सा गज के चक्कर में पूरा थान चल जाएगा, तो इनसे कारगिल के चक्कर में वापस हटना चाहिए। जब वापस हटे तो पाकिस्तान के 400 से ज्यादा जो आतंकवादी थे, खुद उनकी फौज थी, पाकिस्तान ने कहने से इनकार कर दिया कि हमारी फौज है।
भारत ने कश्मीर में उनको बकायदा इज्जत से जो मौलाना लोगों को बुलाकर उनका अंतिम संस्कार कराया था। जब उनकी फौज उनको लेने से इनकार कर दी थी, उन्हें हम लोगों ने अंतिम संस्कार किया था, जो एक रीति रिवाज के साथ होती है एक फौजी को जिस तरह से दफनाना चाहिए। लेकिन उन हरामियों ने हमारे सौरभ कालिया की लाश को इस तरह से दिया। खैर कोई बात नहीं, सतयुग से कलयुग तक में भी राक्षस और इंसान में अंतर होता है। हम लोग की संस्कृति इसीलिए है कि हम दुश्मनी में भी शराफत को रखते हैं। यहाँ यह हमें बना के भी रखना चाहिए, क्योंकि जब लंका भी विजय हुई थी ना, तो लक्ष्मण जी रावण के पैताने बैठे थे, जबकि उसी से लड़ाई हो रही थी, मेन कमांडर वही था। तो ये हम लोग का कौन सा हो गया भाई? कारगिल। तो कारगिल के लिए याद रखिएगा, एयरफोर्स ने कौन किया? ऑपरेशन सफेद सागर, और ये थल सेना ने विजय, और नौसेना इधर से क्या हो गई? तलवार के तहत कहां घुस गई? कराची तक घुस गई थी। तो दो जगह आपको याद हो जाएंगे। अब जगह देख लेंगे। अब इसके इधर देखेंगे श्रीनगर, जगह देखिए श्रीनगर, नक्शा में, पॉलिटिकल नक्शा में देखिए श्रीनगर, कारगिल के बगल में होगा श्रीनगर, जम्मू वाले में हो गया होगा। मिल गया श्रीनगर? नहीं मिला। कारगिल के श्रीनगर स्थापना किसने किया? देखिए नया वाला नक्शा, देखिए नया वाला जिसमें जम्मू कश्मीर अलग है। देखिए यहां पर देखिए जम्मू कश्मीर का जो एरिया होगा ना, वहां पर होगा श्रीनगर, बड़ा से अक्षर में लिखा होगा श्रीनगर। मिल गया श्रीनगर। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और कारगिल के बीच में आप देखेंगे अमरनाथ, अमरनाथ की गुफा। ये कारगिल, ये श्रीनगर, बीच में कौन जगह है? अमरनाथ। बीच वाला जगह अमरनाथ। ये तो सबको पता है भैया, धार्मिक जगह अमरनाथ। लेकिन अमरनाथ के पास देखिए एक झंडा बनाया होगा, बनाया है कि नहीं? ये हाँ झंडा बनाया है। किस कलर का? ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू कलर का। उसके बगल में देखेंगे लिखा है, एक श्रीनगर के पास डची ग्राम होगा, डची ग्राम, गुलमर्ग, वहां भी झंडे होंगे, लाल रंग के होंगे। पकड़िए, देखिए ध्यान से मेरी ओर देखिए। दुनिया में कहीं पे भी ना दो तरह के टूरिस्ट प्लेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जहां लोग केवल घूमने जाते, जैसे ताजमहल हो गया, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। लाल किला धार्मिक चीज नहीं है, धार्मिक नहीं ना है वहां पे। और कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जो धार्मिक के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अमरनाथ, वैष्णो देवी, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या स्वर्ण मंदिर, रथ मंदिर, कैथेड्रल चर्च, ये एक धार्मिक स्थल होते हैं। तो ये दो तरह के आपके झंडे इस नक्शा में देखने को मिलेंगे जब जब पढ़िएगा। अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है और वह टूरिस्ट प्लेस किसे, जैसे हाँ अयोध्या टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे अयोध्या राम मंदिर अयोध्या, तो जब भी धार्मिक टूरिस्ट प्लेस रहेगा तो वहां झंडा ब्लू कलर का रहेगा। लेकिन नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस रहेगा तो वहां झंडा रेड कलर का रहेगा। किस कलर का रहेगा? रेड कलर का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? धार्मिक झंडा रेड कलर का नहीं मारेंगे, क्योंकि रेड कलर खतरे का संकेत होता है और धर्म खतरे का संकेत नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप सारे संकेत धीरे धीरे समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? आपको अमरनाथ मिल गया? बताइए अमरनाथ के पास जो झंडा है किस कलर का? श्रीनगर मिल गया? श्रीनगर के पास, श्रीनगर से ठीक आगे देखिए गुलमर्ग लिखा होगा। श्रीनगर से पाकिस्तान की ओर गुलमर्ग, श्रीनगर से पाकिस्तान की ओर क्या लिखा है? गुलमर्ग। क्या लिखा है? गुलमर्ग। मिल गया गुलमर्ग। देखिए गुलबर्गा अलग है, वो कर्नाटक में है गुलबर्ग, और ये क्या है? गुलमर्ग। क्या है? गुलमर्ग। अब आप बताइए गुलमर्ग का जो अक्षांश है, देखिए 0 डिग्री नीचे है, भारत के नीचे से जाती है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा बीच से जाती है, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे है। तो जो ये तो कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री, ये 23, 23.5 ऐसे कर। तो ये जो गुलमर्ग है, जो जगह है, ये निम्न अक्षांश के पास है या उच्च अक्षांश के पास? उच्च अक्षांश के पास है। क्वेश्चन पूछा था उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र यानी हाई लैटिट्यूड रिसर्च सेंटर कहां है? गुलमर्ग में। कहां पे है? गुलमर्ग। तो क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर गुलमर्ग। खान जी रिसर्च सेंटर, क्वेश्चन बता देंगे लोग ना। अब आप बताइए गुलमर्ग तो घूमने वाला भी जगह है, वहां भी झंडा लगाना जरूरी है। ब्लू कलर का लगाएं कि रेड कलर का? हाँ रेड कलर। वो बर्फीला जगह स्केटिंग के लिए फेमस है, नहीं देखते? लकड़ी ले लेता है और घसटाटे चलता है ऐसे उसको खेलने वाला होता है, तो वो स्केटिंग वाला जगह। मिल गया कि नहीं बन गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। उसके आगे मुजफ्फराबाद देखिए, बॉर्डर पे एकदम कोना में मुजफ्फराबाद। नहीं मिला? मुजफ्फराबाद मिला कि नहीं मिला? आतंकवादी रिसर्च सेंटर, हाँ
मुजफ्फराबाद, वहां रिसर्च होता है कैसे। अभी हालिया में एक सूचना आई है मुजफ्फराबाद से, वहां के जो रिसर्च सेंटर वाले हैं उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जितने भी ये चीज करने हैं वो सारे के सारे चीज, मतलब आतंकवादी घटना करना है, अब हथियार से नहीं करना है, हैवी ट्रक ले लेना है। क्या लेना है? हैवी ट्रक, अब भीड़ में चढ़ा देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी कुछ दिन ऐसा आई सब चालू भी कर दिया, सब यूरोप से इसका परीक्षण चालू हो गया है। भीड़ वाले एरिया में बंदूक ले रहा है, ट्रक से मारते चल जा रहा है। तो ये आतंकवादी रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुजफ्फर। वापस आइए श्रीनगर, फटाफट देखते हैं पहुंच रहे हैं कि नहीं। श्रीनगर आ गए, कारगिल, श्रीनगर के बाद कारगिल मिल गया, ले कौन सा ले, श्रीनगर। जल्दी जल्दी उंगली रखिए वहां जहां बोल रहे हैं, श्रीनगर, ले, कारगिल, सियाचिन। अरे हे बकलोलवा खाली टहल रहा है वैसे ऐसे, इंडियन आर्मी का टोपी पहन लो, बोल रहे हैं ले कहाँ है? तो कारगिल, ले, रुक ये नहीं रहा है कहीं। श्रीनगर के नीचे देखिए पुलवामा, श्रीनगर के नीचे पुलवामा, हाँ मिल गया पुलवामा। श्रीनगर के पास क्या है? पुलवामा। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे से पहले ये तारीख याद रखिएगा। याद है? पुलवामा में हमारे निहत्थे सैनिक जो जा रहे थे ड्यूटी के लिए बारूद से उड़ा दिए। हालांकि उसके बाद उनका भी ठोकाई हुआ, घर में घुस के हुआ। समझ में गया पुलवामा? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल करेंगे। कल सबके पास मटेरियल ये सब होना चाहिए। ब्लैक डे है 14 तारीख।